नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 25 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। ये पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है ताकि आप सभी डेटा फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन इमेज के साथ जो आज के एडिटोरियल में आई हुई है। ये प्रेजेंटली महाराष्ट्र की जो कंडीशन है उसको दिखा रहा है, किस तरीके से आज के डेट में होम मिनिस्टर साहब पे एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि उन्होंने वीकली 100 करोड़ की मांग की थी पुलिस वालों से, और उन एलिगेशंस आज की डेट में यहाँ दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से खतरे की तरफ मंडरा रहे हैं। और यहाँ पर आज की डेट में चीफ मिनिस्टर साहब भी दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी द्वारा। प्रोमिनेंटली बीजेपी जैसी पार्टियां जो हैं वो एलिगेशंस डाल रही हैं आज की डेट में कि महाराष्ट्र की जो कंडीशन है वो इस गवर्नेंस के अंदर ठीक नहीं है। तो बेसिकली ये एक तरीके से दिखा रहा है कि आज किस तरीके से पूरे राज्य पे जो खतरा है वो मंडरा रहा है, और चीफ मिनिस्टर साहब देखते हैं उसे कैसे आगे जाके टैकल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ। जैसा यहाँ पर बताया गया है कि ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, यानी जो आपके सपने होते हैं वही आपकी थॉट प्रोसेस में जो है वो आ जाते हैं, और आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है वही अल्टीमेटली आपके एक्शंस बनती हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके दिमाग में होती है आपके एक्शंस भी उन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। अब यहाँ पर जिन ड्रीम्स की बात की गई है ये वो ड्रीम्स नहीं है जो आप सोते वक्त देखते हैं, ये वो ड्रीम्स हैं जो आपको आंखें खोल के देखने हैं। यानी आपका जो बेसिकली लाइफ का एम है यहाँ पर उसकी बात की गई है कि आप अपने जो लाइफ के एम्स हैं उनको प्रॉपरली पहले आपको उनको थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट करना है। एक बार वो थॉट प्रोसेस में आ गए तभी जाके वो एक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कोट है पूरा आपको लाइफ के पर्सपेक्टिव से बताता है और ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ें बताता है आपको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलिए आज हमें करने हैं 5 अलग अलग एडिटोरियल्स का डिस्कशन। पहला एडिटोरियल जो है ये आर्ट्स एंड अवार्ड्स के बारे में बताता है कि आज के डेट में कैसे जो लोग हैं थोड़े क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और किन किन फिल्म्स को और किन किन स्टार्स को अवार्ड्स मिले हैं ये हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आज की डेट में इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। ऑल्दो आर्टिकल तो काफ़ी लंबा चौड़ा आ रखा है, लेकिन इसमें क्वालिटेटिव पॉइंट यानी जो हमारे फैक्ट और फिगर वाले पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चीज़ें जो हैं आगे प्रोग्रेस कर रही हैं। यहाँ पर ये आर्टिकल जो है आज की डेट में इंडिया का जो स्टांस है, जो हमने एक तरीके से UNHRC में एब्सटेन किया वोट करने से, उसके लिए बताता है कि किस तरीके से हमने तमिल लोगों में और श्रीलंकन जो लोग हैं उनमें एक तरीके से बैलेंस यानी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करी है। यहाँ पर राइटर वाटर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से पानी की क्या हालत है इंडिया में आज की डेट में, फ्रेश वाटर कितना है और कितना हमें वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत इसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के बारे में भी बात की गई है, तो हम यहाँ पर भी कुछ डेटा को चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोयले की बात की गई है कि किस तरीके से आज हमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल्स को सेटिस्फाई करना है, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, और दूसरी तरफ से अडानी जी को मतलब उनकी कंपनी को आज की डेट में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट और ये सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये एक तरीके से इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नील करते हैं, क्योंकि ये कोल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम 5 एडिटोरियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। जैसा यहाँ पर लिखा है टैक्टिकल एब्सटेंशन। अब यहाँ पर आज की डेट में क्या किया गया है कि इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक स्पेस जो है उसको श्रीलंका के साथ मेंटेन किया है। कैसे? देखिए अभी हमने एब्सटेन कर दिया है वोट करना, यानी एक तरीके से इसको आसान भाषा में समझ लीजिए तो हमने नोटा कर दिया है। अब आपको पता होगा इलेक्शंस में जब आपको किसी पार्टी को वोट नहीं करना होता है, ना इस साइड वोट करना होता है ना उस साइड करना होता है, तो आप क्या नोटा कर देते हो, यानी आप एक तरीके से न्यूट्रल रह गए उस पॉइंट पे। वही चीज़ यहाँ इंडिया ने भी की है। ना इंडिया ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में येस वोट किया ना नो वोट किया, इंडिया ने वोट किया ही नहीं एक तरीके से, आप यही चीज़ कह लीजिए। तो एक तरीके से इंडिया ने चीज़ों को बैलेंस कर दिया। बैलेंस कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ कि जो श्रीलंका के लोग हैं यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट और जो तमिल लोग हैं यानी जो तमिलनाडु में रहते हैं और बाकी श्रीलंकन लोगों के बीच में भी कुछ पार्ट्स में रहते हैं, इन लोगों के बीच में एक तरीके से कंट्रोवर्सी है, टसल है, यानी ओपिनियन में आप कह सकते हैं डिफरेंस है लोगों के। अब क्यों है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो LTTE जो है यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये एक आतंकवादी संगठन है जो आ गया था किस चीज़ के लिए, क्योंकि ये लोग श्रीलंका की जो सिन्हलीज पॉपुलेशन थी जो तमिल लोगों के खिलाफ काफ़ी अत्याचार कर रही थी उनके खिलाफ थे। तो ये एक आतंकवादी संगठन था और इसी आतंकवादी संगठन ने हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी उनका असैसिनेशन किया था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि क्योंकि सिन्हलीज लोग जो हैं अभी प्रेजेंटली जो सरकार है सिन्हलीज लोगों की है, तो आज भी श्रीलंका के अंदर देखा गया है कि तमिल जो लोग हैं उनके खिलाफ काफ़ी वायलेंस होता है, कई जगहों उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो तमिल लोग जो जितने भी हैं वो श्रीलंका के एक तरीके से खिलाफ ही रहते हैं।
अब अगर मान लीजिए इंडिया श्रीलंका के फेवर में वोट कर देता है कि जो भी ह्यूमन राइट्स की जो चीज़ें हुई वो एक तरीके से मतलब सही थी या गलत थी, जो भी वो है, अगर येस वोट कर देता है वहाँ पर, तो एक तरीके से श्रीलंका को लॉस हो जाएगी, क्योंकि श्रीलंका पे फिर सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन अगर इंडिया नो वोट करता है तो श्रीलंका बच जाएगा। लेकिन अगर इंडिया ने नो वोट किया तो तमिल जितने भी लोग हैं इंडिया में वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो ये मानेंगे कि इंडिया ने श्रीलंका की मदद करी किस चीज़ में, यानी श्रीलंका ने इतना अत्याचार किया और इंडिया ने फिर भी उस पर सवाल नहीं उठाया। अब हमें हर चीज़ देख के चलनी है, हमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देख के चलना है, हमें हमारे कंट्री के खुद के जो लोग हैं उनको भी तो देख के चलना है। यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली हम बीच में खड़े हैं बिल्कुल, कि हमारे इंटरेस्ट जो है दोनों साइड में ही है, लेकिन हम एक बार में एक ही चीज़ पूरी कर सकते हैं। तो हमने ऐसा किया कि हमने ना येस वोट किया ना नो वोट किया, हम बिल्कुल न्यूट्रल रह गए। और ये चीज़ यहाँ पर हुई कि हमने आज की डेट में श्रीलंका जो है उसके भी एक तरीके से जितने भी रीजंस थे उनको एक तरीके से सेटिस्फाई कर लिया, और तमिल जो लोग थे उनके भी जो एलिगेशंस हैं उनको भी एक तरीके से प्रूव नहीं होने दिया। हमने दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चल लिया। तो हमने इससे क्या किया, अपने डिप्लोमेटिक स्पेस जो है उसको मेंटेन कर लिया। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर हम नो वोट कर देते तो तमिल लोग तो खुश हो जाते हैं कि हाँ इंडिया ने सही चीज़ करी, लेकिन श्रीलंका जो है हमसे बिल्कुल नाराज़ हो जाता और हमारे अगेंस्ट हो जाता। फिर अब उसमें क्या है कि अगर श्रीलंका हमसे नाराज़ हो जाता तो उसका चाइना की तरफ इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाता, और ये हम होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंडिया को भी दिक्कत है, क्योंकि फिर श्रीलंका इंडियन ओशन के जो जितना भी एरिया है उसको कैप्चर करने का सोच सकता है फ्यूचर में। जैसा आपको पता होगा कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है ऑलरेडी चाइना ने लीज पे बहुत सालों के लिए ले लिया है श्रीलंका से, वैसे ही श्रीलंका जो है चाइना जो है श्रीलंका को और तरीके से भी कैप्चर कर सकता है, और वो हम अलाउ नहीं कर सकते इस तरीके से। तो हमें श्रीलंका को भी साथ लेके चलना ही चलना है। तो हमने दोनों चीज़ करी, श्रीलंका को भी साथ लेके चले और तमिल माइनॉरिटी का एक तरीके से सपोर्ट भी हमने अचीव किया। इसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया है कि 2012 में जब सरकार एक तरीके से आप कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार उस टाइम पे थी, तो उस पॉइंट पे जब UNHRC में वोटिंग हुई थी, यानी हाई कमिश्नर के वहाँ पर जब वोटिंग हुई थी कि क्या श्रीलंका के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पर वायलेशन हुए, तब तो इंडिया ने येस वोट किया था कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं, सरकार बदल चुकी हैं, बेसिकली हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंटरेस्ट हैं वो बदल चुके हैं, तो समय के साथ साथ चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो वही चीज़ आ जाए 2012 में तो भले ही हमने वोट किया कि हाँ डेफिनेटली इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो एक तरीके से यहाँ ये बताया गया है कि किस तरीके से चीज़ें हम मेंटेन करते हुए चले हैं दोनों श्रीलंका और तमिल लोगों के बीच में। अब आज की डेट में क्या होता है कि देखिए अब श्रीलंका में चीज़ें उभर के क्यों आ रही हैं। अब जो जेनोसाइड की यहाँ बात कर रहे हैं या जो तमिल लोगों के खिलाफ वायलेंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं, और वायलेशन ऐसा UNHRC क्या कहता है कि जो श्रीलंका की मिलिट्री है यानी आर्मी जो है उसके जितने भी जनरल्स हैं, मेजर्स हैं, कैप्टन्स हैं, उन लोगों ने अत्याचार किया है और उन लोगों के खिलाफ सारी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। तो श्रीलंका ऐसा नहीं चाहता, डेफिनेटली कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उनकी आर्मी के खिलाफ इस टाइप की चीज़ें हों। इसलिए ही श्रीलंका जो है इंडिया का एक तरीके से सपोर्ट मांगना की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2015 से देखा जाए कि श्रीलंका में चीज़ें भी तो गड़बड़ हो रही हैं, वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसमें बड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आप कह सकते हैं सिंगलीज गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु तो और जो तमिल लोग हैं उनको सप्रेस करती है। तो ये सब दिक्कतें तो हैं। अब देखिए क्योंकि दिक्कतें उभर के आ रही हैं तब जाके तो ये जो चीज़ है ये UNHRC की नज़रों में आई है। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है श्रीलंका के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के जो हाई कमिश्नर है उन्होंने जो रिपोर्ट जारी करी उसमें कंसर्न किस किस चीज़ों को लेकर उठाया गया। मिलिटरलाइजेशन जिसकी हमने अभी बात करी कि आर्मी जो है उन्होंने तमिल लोगों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस किया। उसके बाद जो NGOs हैं यानी जो राइट डिफेंडर्स हैं, यानी एक तरीके से वो लोग जो इन सिनलीज लोग या जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस की जा रही है, उनके लिए भी काफ़ी सारी दिक्कतें एक तरीके से उठ रही हैं। और जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके लिए भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि उनको भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे। तो प्रोमिनेंटली UNHRC ने ये 3 मेजर इश्यूज रेज किए हैं श्रीलंका के अंदर, और इन्हीं इश्यूज पे जांच तभी होगी जब जो वोटिंग है वो सही डायरेक्शन में होगी। तब देखा जाता है कि अब किस चीज़ से डेवलपमेंट्स होंगी फ्यूचर में। बट इंडिया ने तो अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर लिया कि हमने श्रीलंका को भी अपने साइड एक तरीके से रखा और तमिलनाडु के जितने भी लोग तमिल लोग हैं उनको भी अपने साइड रखा। देखिए पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम किसी एक को नाराज़ करके दूसरे को तो भले ही खुश कर लेंगे, लेकिन अगर जो तख्ता नाराज़ हुआ है वो आगे जाके बहुत दिक्कतें प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में, ये एक मेन चीज़ें हैं। और क्योंकि हमें श्रीलंका को भी साथ लेके चलना है ताकि चाइना का जो प्रेजेंस है वहाँ पर वो एक तरीके से कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें एक साथ करनी है, तब जाके ही हम देख सकते हैं फ्यूचर में डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में होंगी।
अब अगला एडिटोरियल जो है वो आर्ट्स एंड अवार्ड्स की बात करता है। अब जो अभी रिसेंटली हुए थे क्या 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, मैंने यहाँ चीज़ हाईलाइट इसलिए की क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे वो कौन सा एडिशन था। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे 65, 66, 67, 68। अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन था। तो ये 67th एडिशन था, मंडे को ये हुआ था। और एक तरीके से इसने कंट्रोवर्सीज भी उठाई, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज की भी हम बात करेंगे, पहले अच्छे पॉइंट्स की हम बात करते हैं। अब देखिए आज के डेट में बताया जा रहा है कि जो ये फिल्म इंडस्ट्री है इसमें आप कह सकते हैं जो हिंदी फिल्में हैं वो उतनी ज़्यादा प्रमोटेड नहीं है, लोग उतना ज़्यादा उसको देखते नहीं हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कई मलयाली फिल्म होती हैं, तमिल तेलुगु फिल्म्स होती हैं, उनके कंसेप्ट जो हैं बॉलीवुड में कॉपी किए जा रहे हैं। यानी एक तरीके से बॉलीवुड में उतनी क्वालिटी तो अब नहीं रह गई है, लेकिन हाँ इन जो जितने भी सिनेमाज हैं यहाँ पर अभी भी क्वालिटी है। एक तरीके से यही रीज़न है कि ये आज की डेट में इतने अवार्ड्स भी जीत रहे हैं। और उसके अलावा देखिए क्योंकि अब जो नॉर्थ का इंसान है उसको मलयाली समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन आज की डेट में क्या है कि हमारे वहाँ एक तरीके से जो रीजनल बैरियर्स हैं उतने ज़्यादा नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि सबटाइटल के द्वारा और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में डब्ड मूवीज़ आती है उनके द्वारा हम लोग भी यानी नॉर्थ के लोग भी हम साउथ की मूवीज़ यानी मलयाली तमिल तेलुगु मूवीज़ को आराम से देख सकते हैं। और इनफैक्ट हम लोग इन्जॉय भी करते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात की गई है कि जो धनुष हैं उनको, अब मैं यहाँ पर 3 नाम बता रहा हूँ, धनुष, वेत्रीमरान और विजय सेतुपति, इन तीनों को एक तरीके से तमिल सिनेमा में जो है अवार्ड्स दिए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि तमिल सिनेमा में किस किस चीज़ में धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। किस मूवी के लिए? असुरन। ध्यान रखिए, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किस कैटेगरी में मिला, यानी बेस्ट एक्टर मिला या किस चीज़ में मिला। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला असुरन मूवी में, किसको? धनुष को। और ये एक तमिल फिल्म है, इसको 2 चीज़ मिली, बेस्ट एक्टर तो मिला और बेस्ट तमिल फिल्म का भी उनको कैटेगराइजेशन मिला। विजय सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अब देखिए एक बेस्ट एक्टर ही चीज़ नहीं होती, इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे एक और आ गई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो विजय सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है सुपर डीलक्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट एक्टर के जो ऑनर्स थे वो धनुष और मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी कौन? फैमिली मैन वाले, जो आपने अगर वेब सीरीज देखी है तो ये वही हैं। तो उनको एक तरीके से भोंसले जो है उसमें जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके लिए उनको बेस्ट एक्टर के ऑनर दिए गए। उसके अलावा यहाँ पर कन्नड़ा मूवी जो है अवाने श्री मरयन, जो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो आई एम रियली सॉरी, बट ये जो मूवी है ये कन्नड़ा मूवी है और इसको बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए मिला है। आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली याद करनी है, तभी मैंने इनको हाईलाइट किया, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन सब चीज़ों से चीज़ें पूछ दी जाती हैं, तो इनको आपको डेफिनेटली मेमोराइज करना ही करना है। उसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। क्रिटिसिज्म यहाँ पर हुआ है। देखिए डेफिनेटली जब सबने सुना कि कंगना रनावत को भी अवार्ड मिला है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो सब एक तरीके से क्वेश्चन मार्क में आ चुके थे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ टाइम से कंगना रनावत जी जो हैं वो कुछ कंट्रोवर्सीज में उलझी हुई हैं। आपको पता होगा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्विटर में स्टेटमेंट भी दिए जो थोड़े कंट्रोवर्शियल भी थे, कुछ लोग उनके फेवर में भी आए, कुछ अगेंस्ट में भी आए, तो इस टाइप की चीज़ें चलती रहीं। तो एक तरीके से लोग शॉक हो गए थे कि उनको कैसा अवार्ड मिल गया। खैर जो उन्होंने ट्विटर पे किया वो अलग चीज़ है और जो उनका बॉलीवुड का करियर है वो अलग चीज़ है, तो इसलिए उनको अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने पंगा और मणिकर्णिका मूवीज जो हैं उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए उनको वहाँ पर उसके लिए अवार्ड दिया गया। उसके अलावा रीजनल जो फिल्म होती हैं उनको भी अच्छे अवार्ड मिले। प्रोमिनेंटली नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन की फिल्म है उनको अवार्ड मिले। कौन सी? खासी फिल्म। कौन सी? ल्यूडू। अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस किया तो आई एम रियली सॉरी। तो इस खासी मूवी को बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बेस्ट ऑडियोग्राफी का अवार्ड जो है किस मूवी को मिला है या किस स्टेट की मूवी को मिला है, तो देखिए खासी कहाँ के लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं गारो, खासी, जैंतिया, ये जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ की हैं? मेघालय की ट्राइब्स हैं ये। तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखनी है कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम से पूछी डेफिनेटली जा सकती हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब है, कौन? मोंगपा ट्राइब, उनको उनकी जो लैंग्वेज मूवी थी उनको बेस्ट फिल्म फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए अवार्ड मिला है। ये भी चीज़ आपको याद करनी है। मान लीजिए अवार्ड से क्वेश्चन या फिल्म से क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आ गया कि मोंगपा ट्राइब जो है वो किस स्टेट को बिलोंग करती है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है। देखिए करंट अफेयर जो है ना जनरली आपस में रिलेटेड होते हैं। आपको एक ही करंट अफेयर से काफ़ी सारी चीज़ें पिकअप करने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होंगी।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग मूवीज़ ने, अलग अलग स्टेट्स की मूवीज़ ने, रीजनल मूवीज़ ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और आज की डेट में हम देख सकते हैं कि इन मूवीज़ ने बिना मार्केटिंग मसल पे रिलाय करे ही इतना अच्छा परफॉर्म किया है। आपको पता हो कि बॉलीवुड की जो मूवीज़ रिलीज होती हैं तो एक तरीके से अपने प्रमोशंस करती हैं। कहाँ करती हैं? टीवी में आपने देखा होगा, जितने भी रियलिटी शोज़ होते हैं वहाँ पर ये सारे जो स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स, ये अपने प्रमोशंस के लिए आते हैं, मूवी को प्रमोट करते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं हैं। ऑल दो अगर आप उनकी अपोजिट साइड में देखें, जितने भी ये मलयाली मूवीज़ हैं, तमिल मूवीज़ हैं, ये लोग इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं करते। इनफैक्ट हमको तो तभी पता चलता है जब ये मूवीज़ डब होके आ जाती हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि इनमें क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, इन मूवीज़ में इनका कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है और इसीलिए ये अवार्ड जीत भी रही हैं। तो यही क्वालिटी जो है मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि इंडिया का इतना डाइवर्स कल्चर जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्योंकि जो इंडिया का इतना डाइवर्स कल्चर है वो इन्हीं सब चीज़ों के साथ तो एक साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज़ हमें डेफिनेटली ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ आज की डेट में इंडिया की डेमोक्रेसी की बात की गई है। क्या? डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी। अब डिमिनिशिंग वर्ड जो है वो एक काफ़ी नेगेटिव सा वर्ड है, मतलब गिरता हुआ आप तरीके से कह सकते हैं। क्यों? रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएसए का जो एक फर्म है यानी फ्रीडम हाउस जो है, और उसके साथ साथ स्वीडिश बेस्ड जो फर्म है वीडेम, इन्होंने एक तरीके से इंडिया को डाउनग्रेड किया था। किस चीज़ में? क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी क्वालिटी गिर चुकी है। इसी वजह से हमारी फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में जो इंडेक्स था उसमें हमारी जो रैंक है ओवरऑल वो कम हो गई है। इसका मेन रीज़न क्या है कि इंडिया में प्रोटेस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये एक बहुत मेन रीज़न है। देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो कंट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस ग्लोब में गिराता है। और आज की डेट में बात की गई कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रोमिनेंटली इनको फार्मर के प्रोटेस्ट से रिलेट किया गया है कि फार्मर के जो प्रोटेस्ट हैं, सरकार फार्मर्स की आवाज़ नहीं सुन रही है, उनकी सेफ्टी में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ही हमारी जो रैंक है वो कम कर दी गई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ मेन दिक्कत कहाँ आई। डेफिनेटली क्रिटिसिज्म तो हो रहा है, लेकिन क्रिटिसिज्म इस बार जो कहाँ पर हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यहाँ पर हमारे जो फार्मर्स के जो कंडीशन चल रही है उस पर इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। अब देखिए ये हमारा इंटरनल मैटर है, यानी इंटरनल मैटर इस तरीके से कि कोई भी इतने फॉर्मल इन्वायरमेंट में इसको डिस्कस नहीं कर सकता। हम ये नहीं कह सकते कि यूएस, यूके या किसी भी और कंट्री में वो लोग हमारे जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको डिस्कस भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली इनफॉर्मली डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ये मैटर ले जाना तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से बकवास ही आप कह लीजिए। क्यों? क्या आपने कभी देखा है कि हम कभी श्रीलंका के किसी मैटर को अपने पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं, या हम कभी किसी केन्या के मैटर को अपने पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, हम डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन है वो हमारी कंट्री के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको रिलेट करके होगा ना। अब लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस टाइप की चीज़ें करी। अब क्योंकि उन्होंने इस टाइप की चीज़ें करी हैं तो जवाब तो उनको देना ही है। तो हमने भी क्या किया कि जो यूनाइटेड किंगडम में एक तरीके से रेसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ टाइम से, हमने भी उसको एक तरीके से अपने राज्यसभा में डिस्कस कर लिया। कब? 15 मार्च 2021 को। ये तो वही बात कर दी हमने, टिट फॉर टैट वाली, यानी जैसे को तैसे वाली बात हमने कर दी। अब ये बात उन्हें पसंद नहीं आई, तो डेफिनेटली हमने इसका रीज़न दिया कि जब वो अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे फार्मर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं तो हम भी उनकी कंट्री में जो चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, यानी जो रेसिज्म जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके बारे में हम भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं यानी एस जयशंकर जी, उन्होंने एक तरीके से ये भी बताया कि आज की डेट में यूके जो है वो एक तरीके से इंडिया को मॉनिटर कर रहा है बहुत क्लोजली, और क्योंकि यूके ये सब चीज़ें कर रहा है तो डेफिनेटली हम भी उनको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ऑल तो देखिए ये तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमारा फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट है उसमें इंडेक्स में हमारी रैंक गिर गई। उसके अलावा हमारे यहाँ फार्मर्स के वहाँ प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमने काफ़ी अदर पर्सपेक्टिव्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, मैंने कल के आर्टिकल में भी ये डिस्कस किया था और आज भी बता रहा हूँ कि वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इस इनिशिएटिव के द्वारा हमने 71 कंट्रीज़ को वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। ऑल्दो वो WHO द्वारा फंड थी कोवैक्स इनिशिएटिव के अंडर, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो हमने 71 कंट्रीज़ को प्रोवाइड करी है और उसमें से 17 तो अफ्रीकन नेशंस ही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव से हमने अपने जो क्रिटिसिज्म जो हमारे पास आ रहे हैं उनको एक तरीके से काउंटर कर लिया है। जो देश बोलते हैं कि इंडिया में कंडीशन ख़राब है, वहाँ पर चीज़ें जो है दिक्कतें कर रही हैं, ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेसी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, हमने उन सब चीज़ों को अपने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव से काउंटर कर दिया है। क्योंकि इस इनिशिएटिव द्वारा हमने एक सॉफ्ट पावर दिखाई है पूरे वर्ल्ड को, और देश के ग्लोब के बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अब इंडिया पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं कि इंडिया डेफिनेटली उनको दिक्कतों के टाइम में हेल्प ज़रूर करेगा। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जहाँ पर राइटर वाटर की बात कर रहे हैं। क्यों?
आज की डेट में वाटर के क्या क्या कंसर्न्स हैं। राइटर के अकॉर्डिंग सिर्फ अब हमारे देश में 2 ऐसे सोर्स बचे हैं जहाँ पर वाटर अनपॉल्यूटेड है, बाकी हर जगह वाटर क्या है, प्योरली पॉल्यूटेड ही है। अब देखिए राइटर बात करते हैं कि हमें इन वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है, क्यों ना वो दिन दूर नहीं है जब ये पानी भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा फिगर दिया है कि नीति आयोग और वाटर एड जो है, इन दोनों ने मिलके एक रिपोर्ट जारी करी जहां पर बताया गया कि 70% भारत का जो पानी है यानी सरफेस और ग्राउंड वाटर, वो एक तरीके से मानवों द्वारा यानी ह्यूमंस द्वारा कंटेमिनेट कर दिया गया है, और हो सकता है कि उस पानी में वायरसेस भी हों। वायरस की बात क्यों की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है। आपको पता होगा कि कोरोना वायरस जो है ह्यूमन बॉडी के अलावा भी कई अलग अलग जगहों में भी प्रेवलेंट है, जैसे स्टील में काफ़ी टाइम तक रह लेता है, प्लास्टिक्स में अगर कोरोना वायरस लगा हुआ है तो वो भी वहाँ भी टिक जाता है। तो डेफिनेटली पानी में भी कोरोना वायरस कई देशों में पाया गया है, जिसकी हम बात आगे करेंगे। अब राइटर यहाँ कहना चाहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है उसका आज की डेट में इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जा रहा है, यानी इंसान जो है इस तरीके से इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है कि आज की डेट में पूरा जो हमारा पर्यावरण है वो खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और पैंडेमिक जो है उसने तो और ही खैर चीज़ें खराब कर दी हैं। पहले क्या होता था कि जितने भी जंगली जानवर हैं ये सब इंसानों से दूर रहते थे, यानी ये हिस्ट्री की बात की जा रही है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि जानवर जो है वो इंसानों के साथ ही रहने लग गए हैं कई जगह, है ना। देख सकते हैं हम कितने पेट्स पालते हैं, घर के अंदर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा पेट्स होते हैं। एनिमल्स को हम पालते हैं किसके लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए। तो डेफिनेटली एनिमल्स और ह्यूमंस में आज की डेट में एक इकोसिस्टम जो है इस्टेब्लिश हो गया है। अब दिक्कतें कहाँ आती हैं, जनरली जो वायरस वगैरह हैं ये एनिमल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू ह्यूमंस। आपको पता होगा जो SARS-CoV-2 है यानी कोरोना वायरस जो है ये भी बैट्स से, चमगादड़ों से ही आया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना ह्यूमन और एनिमल में इंटरेक्शन बढ़ रहा है आज की डेट में, उतना ही क्या हो रहा है कि दिक्कतें पैदा हो रही हैं कि जो वायरस हैं वो एक तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन में जंप कर जा रहे हैं। अब क्योंकि वायरस जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में जंप करेगा, जैसे यहाँ लिखा गया है कि वायरसेस कैन ईजिली ट्रांसफर टू ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ह्यूमन जिन चीज़ों को यूज़ करता है यानी फूड, वाटर, जितनी भी चीज़ों को यूज़ करता है वहाँ भी वायरस आराम से जा सकता है। इसीलिए राइटर यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि ह्यूमन्स में वायरस अब आ चुका है तो डेफिनेटली ह्यूमन जिस वाटर को यूज़ करते हैं यानी जो वाटर वेस्ट वाटर होता है उसमें भी ये वायरस आज की डेट में आ चुका है। क्योंकि एक डेटा जो है वो क्लियरली सजेस्ट करता है, कहाँ, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में ये पाया गया कि वहाँ के जो कई सीवेज वाटर यानी जो वेस्ट वाटर का सैंपल था उनमें SARS-CoV-2 के सैंपल पाए गए, यानी जो आप कह सकते हैं नाली का पानी था उसमें तक कोरोना वायरस पाया गया। देखिए आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये रिपोर्ट कहाँ की थी, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। यही तो आपके जो GD है या आपके इंटरव्यू या आपके ओपिनियन को बहुत क्वालिटेटिव बनाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग स्कॉटलैंड की जो रिसर्च थी उसमें भी पाया गया कि SARS-CoV-2 है जो है सीवेज पानी यानी नाली के पानी से भी फैलता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर राइटर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि इंडिया में तो यार इतनी पुअर क्वालिटी है। नीति आयोग और वाटर एड कहते हैं कि 70% पानी जो है हमारा क्या है, कंटैमिनेटेड है। 70% पानी कंटैमिनेटेड है, फिर भी सरकार ने आज के डेट में 3 लाख करोड़ रुपया जो है एलोकेट कर दिया है। किस स्कीम के लिए, नल से जल स्कीम के लिए। और इस स्कीम का एक तरीके से एम क्या है, हर गरीब तो नहीं सॉरी, हर जो कहते हैं गाँव के जो जितने भी हाउस होल्ड है, आप रूरल कह लीजिए, जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको 2024 तक एक तरीके से पाइप्ड वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है। तो ये एक एम है। अब देखिए पानी की तो इतनी दिक्कत है, 70% पानी पीने लायक ही नहीं है और फिर भी हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें। तो राइटर एक तरीके से कह रहे हैं कि क्या आप कह सकते हैं कि फिजिबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट आगे जाके सक्सेसफुल होएगा। तो ये राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब राइटर बता रहे हैं कि आज के डेट में जो प्रोमिनेंट मेथड यूज होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वो है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO, जो आप घर में यूज़ करते हैं, कैंट RO वगैरह वगैरह जो होते हैं वो सब इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन राइटर ने बताया कि किस तरीके से RO जो है वाटर को प्यूरीफाई तो करता है लेकिन कंटेमिनेट्स को भी रिमूव करता है, लेकिन ये हेल्दी मिनरल्स जो हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है उनको भी रिमूव कर देता है। और ये हेल्दी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंसान की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ राइटर ने यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, राइटर कहते हैं सोल्यूशन वोल्यूशन कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें एक तरीके से अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको बचा के रखना है, बस यही एक सोल्यूशन है। अगर हम अपने नेचुरल प्रिस्टीन जो नेचुरल वाटर है, ग्राउंड वाटर है, जो हमारी मिट्टी है, उन सबको प्रिजर्व करके रखेंगे तभी हम आगे जाके इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। हमारे जो जंगल है उनके जो नीचे पानी है, आपको पता होगा कई जंगलों में जो पानी निकलता है वो ज़मीन के नीचे से आता है क्योंकि जंगलों के नीचे प्यूरीफाइड वाटर होता है। वो एक तरीके से नेचुरल स्प्रिंग है। और आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कई मूवीज़ में और इनफैक्ट कई डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा कि
जो बहुत घने जंगलों के बीच में पानी निकलता है वो पीने लायक होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली प्योरीफाइड होता है और इस टाइप का वाटर ही जो है ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। हमारे जो डेवलपमेंट मॉडल हैं आज की डेट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवे बनाने पे, इंडस्ट्रियल प्लांट बनाने में, स्काई स्क्रैपर, हाईलाइंस जो स्ट्रक्चर है उनको बनाने में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए अगले 50-100 साल जितने भी साल ये धरती रहेगी उतने पूरे टाइम पीरियड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर राइटर ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो राइटर के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 अनपोल्यूटेड फ्रेश वाटर के स्रोत बचे हैं। पहला क्या है? जो हमारे जितने भी जंगल है, फॉरेस्ट उनके नीचे है। दूसरा है जो हमारे रिवर्स के जो फ्लड प्लेन्स हैं, यानी एक्विफर्स जिन्हें कहते हैं, उनमें जो पानी बचा है, सिर्फ यही 2 अनपोल्यूटेड सोर्स हैं। इसके अलावा सारे सोर्स जो हैं पॉल्यूट हो चुके हैं। तो राइटर कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये कर सकते हैं कि जितने भी फॉरेस्ट और फ्लड प्लेन हैं उनको एक तरीके से वाटर सेंचुरी डिक्लेयर कर देना चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि एक बार ये सेंचुरी के अंदर आ जाएंगे तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट की प्रॉपर स्क्रूटिनी के लिए अंदर आ जाएंगे। जैसे आज की डेट में आपको पता होगा कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वो आज की डेट में गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी में प्रॉपरली होते हैं। तो अगर वाटर सेंचुरी भी अगर हमें लागू कर दें तो डेफिनेटली ये भी गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी के अंदर आ जाएंगी और ये जो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन है ना, इस तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम ये चीज़ों को नहीं करेंगे तो राइटर कह रहे हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ आज में कोयले की बात की गई है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर अडानी का जो कार्मिकल कोल प्रोजेक्ट है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, प्रोमिनेंटली कहाँ? क्वींसलैंड में। जो ये नया प्रोजेक्ट लिया गया है अडानी कंपनी द्वारा, आज की डेट में ये कंपनी जो है कोल पे अपने इस प्रोजेक्ट को चलाने की बात कर रही है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नया कोल का इन्वेस्टमेंट किया है अडानी कंपनी ने 16.5 बिलियन डॉलर का। किसमें? यहाँ ये कंपनी का नाम है कार्मिकेल कोल माइन प्रोजेक्ट क्वींसलैंड में। ध्यान रखिए ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि कार्मिकेल कोल माइन कहाँ लोकेटेड है। अब देखिए दिक्कत क्या है। भारत की बात करें तो भारत में 2019 में 36 बिलियन मेट्रिक टन जो है कार्बन का एमिशन हुआ और इसमें से 40% तो सिर्फ कोयले से ही आया है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कुछ डेटा फिगर। हम लोगों को लगता है कि बिजली का पैदावार हमारे देश में विंड मिल से होता है, हाइड्रो पावर प्लांट से होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन 48% के आसपास जो बिजली का पैदावार होता है वो सिर्फ कोयले से होता है हमारी कंट्री में। सिंगरौली जो पावर प्लांट है छत्तीसगढ़ में, ये इंडिया का सबसे मेजर कार्बन एमिटर है। ध्यान रखिए ये भी एक डेटा पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया गया है। अब बता जा रहा है कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है वो जॉब तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, डेफिनेटली जॉब बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, लेकिन इसकी कीमत क्या है? इतने जॉब की, इतनी जो इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसकी कीमत है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है हम उसका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये है वो कीमत जो हमें चुकानी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर बताया गया है भारत में करीब 1 लाख प्री मैच्योर डेथ यानी समय से पहले मौत हो जाना, ये होती है हर साल। ये एक तरीके का डेटा है। 1 लाख काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा डेटा है जो हम मॉनिटर नहीं करते। कोविड के टाइम में इतने सारे लोग मरे, अब क्योंकि वो बीमारी थी इसलिए जब लोग वहाँ पर लोगों की डेथ हो रही थी तो डेफिनेटली फील हो रहा था लोगों को कि हाँ इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो ये काफ़ी कंसर्न का पार्ट है। लेकिन क्योंकि कभी ये डेटा बताया नहीं जाता हमें न्यूज़ चैनल द्वारा, या हम कभी बहुत रेयरली इस डेटा को देखते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि इतने सारे लोग जो हैं सिर्फ आप कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन है उससे मर जाते हैं। इनफैक्ट एक और शॉकिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं तो करीब 50 से 60 हज़ार लोग जो हैं हमारे देश में वो सिर्फ स्नेक बाइट से मर जाते हैं। ये भी एक तरीके से शॉकिंग चीज़ है कि क्या सांप के काटने से भी इतने सारे लोगों की जान जा रही है? जी हाँ, हर साल इतने लोग मरते ही मरते हैं। तो एक तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो सिर्फ पोल्यूशन की वजह से हो रही है। और इसी रीज़न से 17 इंटरनेशनल बैंक जो हैं उन्होंने कार्मिकल माइन प्रोजेक्ट को एक तरीके से फंड करने से साफ मना कर दिया। बट इंडिया ने एक तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट बैंक को फंड करने के लिए, तो स्टेट बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा ये तो अभी एक तरीके से प्रोसेस में है। देखते हैं आगे जाके क्या डेवलपमेंट होती है इसमें। लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुद आज की डेट में कह सकते हैं हेल्थ का जो बर्डन है उनका 2.6 बिलियन डॉलर्स का है एनुअली। क्यों? सिर्फ इस पोल्यूशन की वजह से। अब देखिए इस पोल्यूशन का ऑस्ट्रेलिया में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा पिछले साल वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हुई थी। आपको पता है कि इतना बड़ा जंगल जो है पूरा ख़त्म हो गया था, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स जो है मर गए थे बिल्कुल। तो देखिए ये क्यों हुआ? ये हुआ किसके लिए? क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि हीट जो है वो बढ़ते जा रही है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जब इतना बड़ा कोल पावर प्लांट को एक तरीके से आप कह सकते हैं अलाउ कर रहा है,
तो दूसरी कंट्रीज क्या करेंगी, ये यहाँ पर मेन दिक्कत है ना। अब ऑस्ट्रेलिया को ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए यार, क्योंकि वहाँ हीट वेव बहुत ज़्यादा है, बुश फायर्स, इंटेंस रेनफॉल आ जाती है कभी भी, सब क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो गोल्स हैं उनको इंडिया को भी सेटिस्फाई करना है। तो क्या हम हमारा यहाँ पर इस कोल जो प्रोजेक्ट है इसको फंड करना आप कह सकते हैं फीजेबल है, क्या ये सही है? यहाँ पर मेन राइटर तो यही क्वेश्चन उठा रहे हैं। उसके अलावा हमारा और भी तो कई सारे टारगेट्स हैं। 2025 तक 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन और 2030 तक 400 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन। रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आएगी? विंड मिल्स, सोलर पावर प्लांट्स जो हैं उन सबसे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो आती है। लेकिन हम तो यहाँ पर कोयले को जला के बिजली के पैदा करने की बात कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं? यहाँ पर ये मेन बात राइटर कह रहे हैं। तो राइटर अंत में यही कह रहे हैं कि अडानी की जो माइन है उनको एक तरीके से अप्रूव तो कर दिया, लेकिन आज की डेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। और जितना भी कोल है ज़मीन के अंदर, जो कोल दबा है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं छोड़ दो, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो, तब जाके ये चीज़ें जो हैं सही डायरेक्शन में जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करे 5 अलग अलग एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये सभी एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नॉलेज जो है वो एक तरीके से शेयर करने से ही स्प्रेड होती है। उसके अलावा चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते और उनको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलता। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली के डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वीडियोस विद इन 30 to 40 मिनट्स मिल जाए। वीडियो को डेफिनेटली लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।